बाहर से पूरे देश दुनिया से लोगों को जाकर धनबाद और झारखंड में बसाई जाती है। वहाँ के जमीन का और खनिज संपदा का लूट मचाया जाता है। वहाँ पर जो इंडस्ट्री लग रही है, चाहे अडानी लगाए चाहे अंबानी लगाए, बिजली के संयंत्र है, कोयले की खदानें हैं, वहाँ तो बड़ा रोजगार भी तो मिलता होगा आपको। वहाँ के लोग, वहाँ के झारखंड में रहने वाले आदिवासी जनजाति के लोग, कुर्मी लोग वहाँ पर नौकर बने फिरते हैं, हाजिरी में करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं 200-200 रुपये में। और जो लोग वहाँ पर अफसरशाही करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं या बाहर से जितने सारे लोग आते हैं, जो लोग लूट मचा के रखा है पैसा, वो लोग वहाँ से लूट करके जाते हैं। आदिवासियों को, यहाँ पर कुर्मी जनजाति को वहाँ से नहीं मिल पाती कुछ। टाटा के बड़े बड़े ट्रक बनते हैं, वहाँ पर कोयला आता है, बिजली बनती है, खनिज आती है। आप कह रहे हैं कि वहाँ हमारी हालत ख़राब हो रही है। टाटा की बनती है, मैंने कहा ना सर कि हमारे टाटा की गाड़ियाँ बनती है, वो मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, मोटी रकम लगती है। हमारे पास में पैसे होंगे तो टाटा की रोजगार तो मिलता होगा वहाँ पे आपको। दिहाड़ी मजदूरी, मैंने कहा ना सर 200-250 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी की काम हमें मिलती है। आज जो झारखंड के मालिक हैं, उन नौकर बना बैठा है, और जो लोग बाहर से जाकर के लूटने गए वो वहाँ के जाकर कौन लोग हैं, किन राज्यों के, विदेश से आते हैं क्या? वो विदेश से नहीं आते, निश्चित तौर पर वो इस देश के ही लोग हैं, भारतवर्ष के लोग हैं। उसको बाहर में स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रही सरकार? सरकार को रोजगार इसलिए नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी को अगर प्रोफेशनली अगर उसको नौकरी देना हो तो उसके लिए उसके पास में योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता तब आएगी जब वो शिक्षित होंगे। जब वो शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, शिक्षा बिल्कुल प्रसार नहीं हुआ। आज भी अगर आप देखेंगे तो पूरे झारखंड में एक IAS आपको नहीं मिलेगा कुर्मी जनजाति से। एक IAS ऑफिसर मुश्किल से अगर 1000 लाख में कोई एक मिल जाए तो बहुत बिरले कोई मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में कोई एक IAS आज भी बना है पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद। उद्योगपति तो बहुत सारे चले गए हैं। खनिज संपदा जहाँ होगी, जहाँ पर संपत्तियाँ होगी, वहाँ तो उद्योगपति जाएंगे। वो लोग लूटने के लिए जाते हैं, वो व्यवसायी लोग हैं, वहाँ पर अपना बिजनेस को फैलाने के लिए जाते हैं। आदिवासी बन गए तो आप जो माओवादी हो जाओगे, नक्सली हो जाओगे, गोली का शिकार हो जाओगे। सर ये जो भ्रम है और ये जो एक कलंक लगाया गया है झारखंडियों के ऊपर में कि आदिवासी बनने से लोग माओवादी बन जाते हैं, ये 110% गलत है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी का भी हक और अधिकार को आप छीनेंगे और गलत तरीके से छीनेंगे, वो विरोध में ला करके खड़ा हो जाएगा। और जब कोई विरोध में आवाज़ उठाता है उनको माओवादी आरोप लगता है कि आप सड़क नहीं बनने देते हो, आप बिल्डोजर को तोड़ देते हो, आग लगा देते हो उन कैंप में। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा देशवासी को कहना चाहता हूँ कि आप झारखंड में आएँ और आकर के आप देखें मैं क्या कह रहा हूँ, इस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप झारखंड में आएँ और झारखंड के सड़कों को देख लें, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर माओवादी कहाँ है। जिनको लोग कहते हैं कि वो आदिवासी है, जो पारसनाथ की पहाड़ में रहते हैं, टुंडी के जंगलों में रहते हैं, पिपराठाड़ के जंगलों में रहते हैं, जो हजारीबाग के जंगलों में रहते हैं, वो प्रताड़ित लोग हैं। उनके ज़मीन को छीना गया है। जैसे हम हैं, आज अपने ज़मीन से बेदखल हो गए हैं। हमारी ज़मीन को खोद करके खनिज संपदा की लूट मचाई हुई है, और आज हम उन्हीं लोगों के घर में जाकर के नौकरी करें। हमारी माँ बेटियाँ जाकर उनके बर्तन मांजते हैं, उनके कपड़े धोती हैं। अगर ये होने लगा है और आज अगर झारखंडी युवा ये समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, अपने अधिकार को समझते हैं, तो वो विरोध करेंगे। और जब विरोध हुआ है, इन लोगों ने इसको माओवादी का टैग लगाया है। भाषण में बोलना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये एक अलग विषय है। अगर आज भी आप झारखंड के गांव में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। आज भी वहाँ पर खिड़की दरवाजे नहीं है। 100, 200, 300 छात्र के संख्या में सिर्फ एक शिक्षक वहाँ पर तैनात हैं, जो नाम के लिए शिक्षक है, नाम के लिए विद्यालय है, उसको शिक्षा नहीं कहते हैं। लेकिन नारा देते हैं मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा देने एक अलग विषय है। वास्तविक अगर आप ग्राउंड पर चले जाएंगे, ग्राउंड जीरो से जाकर के जब आप रिपोर्टिंग करेंगे सर, आपको ये सारा वास्तविकता का पता चलेगा। किसी भी समाज का, व्यक्ति का या परिवार का विकास का सिर्फ 3 मूल मंत्र होता है: शिक्षा, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये तीनों ही नहीं है। ना शिक्षा की स्थिति सही है। लेकिन सर आपका जो झारखंड है, वहाँ तो खनिज सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। आपको तो धनी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए आर्थिक रूप से। ये कुल मिला करके अभी जो हमारी ये लड़ाई है, ये उसी बात की लड़ाई है जिसको जो सवाल आपने अभी पूछा है कि हमारे यहाँ पर इतनी खनिज संपदा, खनिज है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। झारखंड की 50% जमीन का मालिक अकेला कुर्मी जनजाति है। 25% कुर्मियों की आबादी है। झारखंड की आधी जमीन कुर्मियों का है। 40% की खनिज संपदा पूरे देश की सिर्फ झारखंड से निकलती है, और वो हमारे खेतों को काट करके निकाली जाती है, और उसकी लूटपाट हो रही है। और उसको लूटपाट करने के लिए 1908 में जो CNT एक्ट हमारे ज़मीन पर लगी है, उसका धड़ल्ले से उसका वायलेशन हो रहा है, और गलत तरीके से हमारे भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, और उसका ये नतीजा है। मैं तो जी, आप झारखंड से दिल्ली में आए हैं, जंतर मंतर पर हैं,
क्या क्या मांग लेकर के आए हैं दिल्ली में जो सरकार से मनवाना चाहते हैं? सरकार से हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। एक तो कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए और दूसरा हमारी भाषा कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची का दर्जा मिले। इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर के आज हम दिल्ली आए हैं जंतर मंतर में धरना देने के लिए। ये हमारी विशेष 2 मांगे हैं आज। लेकिन अभी कौन सी कैटेगरी में हैं आप? इस समय हमें ओबीसी में रखी गई है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, जो गलत तरीके से रखा गया है। जो हमारी वास्तविक पहचान थी आदिवासी होने का, सर आदिवासी कहने का अर्थ हो जाता है कि जो आदिकाल से यहाँ पर रह रहे हैं वो प्रकृति पूजक, जो प्रकृति पूजक है। लेकिन महतो जी आप तो कोट पैंट में जींस में हैं, आप आदिवासी कहाँ से लग रहे हैं मुझे ये बताइए। सर आज ये समय है, इस समय हम लोग 21वीं सदी में बात कर रहे हैं और ये जो समय है इस समय किसी के कपड़ों से उसकी पहचान नहीं हो सकती। कम से कम ये कल्चर होता है आदिवासियों का, एक संस्कृति होती है जी, वो आप में झलक नहीं रही है। जी मैं आपको ये आपने देखो वो लगा रखा है ब्लूटूथ, आदिवासी ब्लूटूथ रखते हैं क्या? जी मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आदिवासियों की पहचान किसी के भी जनजाति होने की पहचान उसके कपड़े नहीं है, उसके विशिष्ट पहचान नहीं है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल मैं आपको जंगलों में रहते हैं वो तो आधुनिक जो वेशभूषा से दूर रहते हैं। वो आदिवासी जब जंगलों में रहा करते थे, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में, तब लोग जंगलों में रहते थे। आज आदिवासियों के घरों के बच्चे बच्चियां पढ़ने लिखने लगे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आज हम पढ़ लिख रहे हैं। आज अगर हमारे घरों के बच्चे नौकरी करने लगे हैं, अगर आज हमारे घरों के बच्चे उच्च शिक्षा को हासिल कर रहे हैं, तो आज भी हम जंगल में रहें, हम रहना सीख रहे हैं, हम अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर 72 साल से आप जो है ओबीसी हैं, 1950 के बाद में आपको ओबीसी में डाल दिया गया था। 72 साल से कहाँ गए थे आप? ये 6 सितंबर 1950 जिस समय ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी गृह मंत्रालय भारत सरकार से, उस दिन से ये आंदोलन चल रही है। और हमारे उस समय के सांसद रहा करते थे संसद के अंदर में हृदयनाथ कुजूर, जिन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से ये सवाल किया था सदन के अंदर कि जब 13 जनजातियों को 1931 के सेंसस के ऊपर में उनको अनुसूचित जनजाति में सूची करने की बात है, उसमें लिखी गई थी those tribes who were enlisted in who were considered as a primitive tribes in 1931 census, they will be only included in ST list in 1950। जब ये बात कहा गया था उस समय, तो फिर उन 13 जनजातियों में से इकलौता कुड़मी जनजाति थी, 12 को शामिल किया गया, कुड़मी को छोड़ दिया गया। ये उस समय से लेकर के सवाल लगातार सरकार से चल रही है कि हमारे साथ में जो अन्याय और अत्याचार हुआ है ये क्यों हुआ है। लेकिन सर जो करीब 72 साल का टाइम है, 72 साल में हमेशा आगे को चलती चीज़ें, आप बैक गियर लगा रहे हो कि हमें जो एसटी में डाल दीजिए। एसटी में जाना कहीं से भी बैक गियर नहीं। सबसे पहले इस भ्रम से हर किसी को समझ एसटी से ओबीसी ऊपर है ना? नहीं एसटी से भी ऊपर है। नहीं सर, जी नहीं सर, 2 पायदान ऊपर है। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ एसटी क्या है, ओबीसी क्या है, फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एसटी शेड्यूल ट्राइब मतलब प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिम जनजाति, वो सारे लोग जो यहाँ के आदिकाल से रह रहे हैं, जिनके यहाँ पर पुश्तैनी खेतिहर जमीन जिनकी रही है, जो जंगल काट करके यहाँ पर रह रहे हैं, जो आदिकाल से हैं, जो सबसे पुराने लोग हैं, जिसकी उत्पत्ति यहाँ से, हमारे भाषा में, झारखंड की भाषा में उसको भोईफोड़ बोलते हैं, ये लोग आदिवासी हैं। तो आदिवासी होने का कतई मतलब नहीं है कि वो लोग पीछे हैं। आदिवासी ये सिर्फ एक कैटेगरी है। आप डिमांड कर रहे हैं कि एसटी में रखा जाए हमको, आप 72 साल से ओबीसी में हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? सर आदिवासी होना मालिकाना है, आदिवासी उसको कहा जाता है जो मालिक है, ये अलग से मालिक नहीं है। जी नहीं सर, जी नहीं सर। आप मालिक किसका बनना चाहते हैं फिर? हमारी भूखंड का, झारखंड चूंकि हमारी जमीन है, झारखंड के जंगलों को काट करके हमने बस्तियां बसाई है। इस समय झारखंड में और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में 2 करोड़ लोग हैं कुड़मी की आबादी, 40,000 से ज़्यादा गांव हमारी है। आप इतनी संख्या में हैं, लेकिन जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? इस समय दिया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस समय शिक्षा के अभाव के कारण, रोजगार के अभाव के कारण, राजनीतिक ज्ञान के अभाव के कारण जिस तरह से कुड़मियों को बरगलाया गया है पिछले 7 जो आपकी ज़मीन ली जा रही है विकास के लिए, चाहे इंडस्ट्री लगाई जाए या 4 लेन हाईवे वगैरह, उसका पैसा तो मिलता होगा आपको। उसकी पैसा नहीं मिलती है, और अगर उसकी पैसा मिल भी गई, अगर गलत किसी को अगर संजोग से थोड़ा बहुत मिल भी गया या 20 साल की नौकरी मिल भी गई, तो हमारे उस संपत्ति जिसका अधिग्रहण हुआ है उसके मामले में वो 1% से कम है। आपके यहाँ बहुत भारी उद्योग हैं, टाटा के, जमशेद वगैरह लग रखे हैं, बहुत सारे बांध भी हैं,
ये तो मजबूत होना चाहिए। आप सड़क पे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में आकर के। मैंने कहा सर कि किसी भी समाज का अगर सशक्तिकरण किया जाए, किसी भी समाज को अगर विकसित होना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन उसके मूलभूत स्तंभ होते हैं। और इस तीनों में कहीं भी कुर्मी समाज नहीं, और नहीं पूरा झारखंड कहीं पर है। और किसकी कमी मानते हैं जो कुर्मी आगे नहीं बढ़ पाई? सिर्फ कुर्मी आगे नहीं बढ़ पाई, बल्कि अलग अलग जो जनजातियां हैं वो भी और कुर्मी भी साथ में आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि सरकार की जो नीति रही है वो निरंतर वो अतिक्रमणकारी नीति रही है। कामयाब वहाँ पर निश्चित तौर पर आंदोलन हो रही है। और जिस तरीके से अभी का जो राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरीके से राजनीतिकरण कुर्मी जनजाति को लेकर के और झारखंडियों को लेकर के हो रहा है, वो सिर्फ उन्हें वोट बैंक बना करके रखा हुआ है। आपके मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, आपकी राष्ट्रपति आदिवासी आ गई हैं मुर्मू जी, फिर भी आपको दिल्ली आना पड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री, ये दुर्भाग्य ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2004 में अर्जुन मुंडा जी, जो इस समय जनजातीय कल्याण मंत्रालय में बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में, 2004 में मुख्यमंत्री बने। खूंटी उनका संसदीय क्षेत्र है। सरायकेला खरसावां से वो विधानसभा चुनाव लड़े थे। जब वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, वो कुर्मी बहुल क्षेत्र है। 70% आबादी उसकी कुर्मी है। और इस विश्वास के साथ कुर्मियों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था कि कम से कम ये हमारे दुख दर्द को समझेंगे, हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने झूठा वादा बहुत किया, वादे पर वादा किया। आज वही व्यक्ति जो 2004 में अनुशंसा करके भेजा केंद्र सरकार को, उस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उन्होंने अनुशंसा किया कि कुर्मी जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी सशक्त जनजाति है, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, ये कहा उन्होंने। आज वही है अर्जुन मुंडा जनजातीय कल्याण मंत्रालय में है जो हमारे विरोध में कर रहे हैं। ये दो मुहा बात अर्जुन मुंडा भी कर रहे हैं, ये दो मुहा बात हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो ये कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में विकास किया जा रहा है, चाहे नॉर्थ हो या ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो। सर विकास, मैंने आपको कहा, विकास कौन क्या कह रहा है इससे विकास नहीं होगा। कौन क्या नारे फर्जी है क्या? निश्चित तौर पर कहीं कहीं पर कर रहे होंगे, जहाँ पर कर रहे हैं। जैसे दिल्ली ये शहर है, हमारी राजधानी बनी है, यहाँ की जो लिटरेसी रेट आप देखेंगे, यहाँ के जो रोजगार की आप दर देखेंगे, वो कहीं ना कहीं पर झारखंड से 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपको मिलेगी। वो झारखंड में आपको नहीं दिखेगा, छत्तीसगढ़ में, वो आपको उड़ीसा में नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जमीन, जंगल जमीन बचाने के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं? निश्चित तौर पर हम अपना जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, हम अपनी भाषा संस्कृति को बचाना चाहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को पहचानना चाहते हैं। राष्ट्रपति हैं आदिवासी हैं मुर्मू जी, कुछ सुधार होगा आदिवासियों के लिए, आपके लिए, जो आप झारखंड से आए हैं, उड़ीसा के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो आदिवासी बहुल इलाका है? निश्चित तौर पर हम इन्हीं उम्मीदों को लेकर के आए हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो वास्तविकता को आप पहचानें। सर, हमारे आदिवासी होने के जो प्रमुख विषय हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, जो हमारे पास में लीगल एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज भी आपको मिल जाएंगे, सरकारी दस्तावेज जो गूगल में सर्च करने से आप भी पाएंगे। मैं उसमें से कुछ आपको बता दूं। 1865 में, इन 1865 इंडियन सक्सेशन एक्ट भारतवर्ष में लग गई, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जैसे जो धर्मावलंबी लोग हैं उनके लिए। जब इंडियन सक्सेशन एक्ट लग गई थी 1865 में, उस समय 13 जनजातियां जो उस समय रहा करती थी झारखंड में, संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, घासी, गौंड, बिरहोर, माल सवरिया, पान, कुर्मी, कंद, ये सभी रहा करती थी। इन लोगों ने उसका विरोध किया था कि ये 1865 की जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1865 की, ये चूँकि हम हमारे कस्टमरी लॉ से हम गाइड होते हैं, तो हमारे साथ में ये नियम खपते नहीं है, मतलब हमारे साथ मैच नहीं करता है, तो हम 1865 के इस नियम का विरोध करते हैं। जब ये विरोध हो गया, अंग्रेज सरकार के पास में ये कंप्लेंट गई थी, और तब उन्होंने, जो दुनिया का सबसे बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है डॉक्टर H.H. रिजले, हर्बर्ट ऑफ रिजले, उनको यहाँ पर भेजा गया था सर्वे करने के लिए कि आप झारखंड में जाओ और ये पता करो कि ये जो 13 जनजातियां हैं जो अपने आप को प्रिमिटिव ट्राइब्स कहते हैं, ये कौन लोग हैं, 1865 की इस नियम से इनको क्या आपत्ति है। उन्होंने सघन 22 साल का इस पर सर्वे किया, और उस सर्वे के बाद में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दिया डॉक्टर H.H. रिजले ने कि ये 13 जनजातियाँ ऐसी जनजातियाँ हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे किसी भी धर्म को ये नहीं मानते। ये प्रकृति पूजक लोग हैं, ये पहाड़ की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। ये आकृति पूजक नहीं है, और इनके कस्टमरी लॉ हैं, इनके पास पुरखैनी नियम है, दादा परदादाओं की दी हुई इनके अपने नियम है, जिसके तहत इनके संपत्ति का उत्तराधिकारी ये तय करते हैं। इसीलिए 1865 का विरोध है। जिस प्रक्रिया ने आज तक कुर्मी जनजाति को ठगा और इसकी इस दुर्दशा का जो कारण है, जो जिम्मेदार है, ये यही संसद है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। संसद में बनेगा ना,
बिल्कुल संसद में मानेगा, ये संसद का ही काम है। हम लोग इसीलिए, चूँकि संवैधानिक अधिकार की मांग है, ये प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, हर एक किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार के पास रखने के लिए आए हैं और उनको ये बताने के लिए आए हैं। सरकार नहीं मानती तो क्या करोगे? सरकार अगर नहीं मानेगी तो ये आंदोलन आगे उग्र होगा और फिर झारखंड और केंद्र सरकार, इन दोनों को ही हम बताएंगे कुर्मी क्या है, कुर्मी की ताकत क्या है। आने वाले दिन में सरकार 24 में हम इसका दिशा और दशा तय करेंगे राजनीति का। 5 नवंबर 1931 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि 1865 के इंडियन सक्सेशन एक्ट कुर्मी जनजाति के ऊपर में लागू नहीं होगी। 1908 में कुर्मी जनजाति की जमीन के संरक्षण के लिए CNT और SPT एक्ट लगाया गया था झारखंड में, जो आज भी हमारी जमीन पर लगी हुई है। हिंदू मैरिज एक्ट कुर्मियों के ऊपर में आज भी नहीं लगती है। 1901, 1911, 1921, 1931 ये 4 लगातार सेंसस का रिपोर्ट ये बताता है कि कुर्मी झारखंड की सबसे सशक्त जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब्स है। 5 सितंबर 1950 जो नोटिफिकेशन जारी हुआ गृह मंत्रालय, गृह सचिव केंद्र सरकार के यहाँ से, जिस पर लिखी गई कि 1919 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा, जो 1931 के सेंसस रिपोर्ट में प्रिमिटिव ट्राइब्स जिनको माना गया है, और 1931 में हमें माना गया है, 12 को शामिल किया गया, हमें छोड़ दिया गया सिर्फ। ये उसकी लड़ाई है। सारा दस्तावेज सरकार के पास है, सारा चीज़ को सरकार देख सकती है और देखने के बाद वो फैसला करे और हमें ये बताएं कि ऐसे कौन से कारण हो गए थे, कौन सा ऐसा ज़रूरत पड़ गया था जिसकी वजह से हमारे साथ ये अन्याय किया गया है।